नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी पेपर सेकेंड। और पेपर सेकेंड में हम ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ध्रुव स्वामिनी का चरित्र बड़ा ही प्रबल और प्राणवान है। उसका व्यक्तित्व प्रारंभ से लेकर अंत तक समस्त नाटक पर छाया हुआ है। नाटक की समस्त घटनाओं और कार्य व्यापारों की सभी मूल उसी से संबंधित है। नाटक के अन्य सब पात्र उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। चंद्रगुप्त और मंदाकिनी उसके प्रेमिका रूप को समझने में सहायक होते हैं। कोमा, शकराज, पुरोहित, शिखर स्वामी आदि अन्य सभी पात्र भी उसके चरित्र की विविध प्रवृत्तियों का प्रकाशन करते हुए उसके चरित्र के चारों ओर घूमते हैं। शकराज के आक्रमण का मुख्य लक्ष्य वही है। ध्रुव स्वामिनी के कारण ही शकराज और कोमा में विग्रह होता है। कोमा नहीं चाहती कि शकराज ध्रुव स्वामिनी को अपनी पत्नी बनाए। ध्रुव स्वामिनी के प्रेम के ही कारण चंद्रगुप्त अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होता है और अंत में रामगुप्त के पतन का कारण भी ध्रुव स्वामिनी ही बनती है। पहला हेडिंग दीजिएगा इसमें, नायिका। ध्रुव स्वामिनी नाटक के प्रधान फल की उपभोक्ता होने के कारण नायिका है। इस दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी नायिका प्रधान नाटिका है। यही नहीं, नाटक का जो मूल संवेदना है, जिसे आदर्श की प्रतिस्थापना नाटक में की गई है, ध्रुव स्वामिनी ही उसका प्रतिनिधित्व करती है। युगों युगों से नारी पुरुष जाति के अत्याचारों से पिसती आई है। उसके समस्त अधिकारों का हनन किया गया है। उसे केवल वासना का खिलौना मात्र ही समझा गया है। पलित पशुओं की भांति वह पुरुषों की उचित अनुचित सेवा के लिए नियुक्त की गई है। भारतीय नारी का आदर्श लेकर ध्रुव स्वामिनी इन सब से संघर्ष करती है और अंत में अपने को पुरुष जाति द्वारा किए जाने वाले शोषण से मुक्त करती है। आत्मगौरव की मूर्ति। अगली हेडिंग है आत्मगौरव की मूर्ति। आत्मगौरव की भावना ध्रुव स्वामिनी में कूट कूट कर भरी हुई है। रामगुप्त की पत्नी होकर वह महादेवी तथा राजमहिषी के संपूर्ण अधिकार अपने लिए चाहती है, परंतु इसके विपरीत रामगुप्त के संदेह का शिकार बनकर वह गूंगे बहरे हिजड़ों से और बौनों से घिरे रहती है। ध्रुव स्वामिनी के लिए यह स्थिति असह्य हो उठती है। वह यह भी सहन नहीं कर सकती कि उसका पति विलासनियों के साथ मदिरा में उन्मत्त रहे और उससे अनुराग भाव न रखे। इसीलिए वह अपने पति से घृणा करती है। रामगुप्त द्वारा संधि प्रस्ताव स्वीकार किए जाने तथा स्वयं उसको ही पशुओं की भांति शकराज के हाथों सौंप दिए जाने का आदेश पाकर ध्रुव स्वामिनी का आत्मगौरव प्रदीप्त हो उठता है। आत्मसम्मान का ज्वलंत प्रतीक बनकर ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल पड़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में होगा, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आगे वह रामगुप्त को निर्लज्ज, मद्यप, क्लीब आदि शब्दों द्वारा कड़ी भर्त्सना करते हुए कहती है, नहीं, मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगी। मैं उपहार देने की शीतल वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ। मुझ में रक्त की लालिमा है। मेरा हृदय उष्ण है और उसमें आत्मसम्मान की ज्योति है। इन्वर्टेड कॉमा फिर से क्लोज। आत्मसम्मान की इस ज्योति को प्रदीप्त करते हुए वह आत्महत्या के लिए भी प्रस्तुत होती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि राजनीति के हाथों पशुओं की भांति उसका क्रय विक्रय हो। अगला हेडिंग होगा, अन्याय और अनीति के विरुद्ध विद्रोह का भाव। यद्यपि परिस्थितियों की दयनीयता के कारण ध्रुव स्वामिनी अपने नारी जीवन को क्षुद्र और दुर्बल समझती है, परंतु उसका हृदय, उसका चरित्र और व्यक्तित्व क्षुद्र और दुर्बल नहीं है। वह सभी प्रकार के अन्याय और अत्याचार के प्रति विरोध की मूर्ति बनकर आती है और सभी प्रकार के अन्याय और अत्याचारों का डटकर मुकाबला करती है। दूसरों को भी इसके लिए उकसाती है। रामगुप्त द्वारा चंद्रगुप्त को बंदी बनाए जाने पर वह स्पष्ट शब्दों में चंद्रगुप्त से आग्रह करती है। कहती है,
इन्वर्टेड कॉमा में झटक दो इन लौह श्रृंखलाओं को, यह मिथ्या ढोंग कोई नहीं सह सकेगा। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नारी और पुरुष के सामाजिक संबंधों को लेकर धर्मशास्त्र की अनुचित व्यवस्था का ढोंग को भी वो नहीं सह सकती है। पुरोहित से वह बड़े छोप शब्दों में कहती है, इन्वर्टेड कॉमा में, परंतु आप, आपका कर्म कांड और आपके शास्त्र क्या सत्य हैं, जो सदैव रक्षणी या स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है। अगला हेडिंग दीजिएगा, पुरुष जाति के प्रति कठोर। पुरुष जाति के अत्याचारों ने ध्रुवस्वामिनी को पुरुष जाति के प्रति अत्यंत कठोर बना दिया है। पुरुष जाति के प्रति प्रेम करने को वह घोर अपराध समझती है। फिर भी नारी होने के कारण प्रणय की सहज भावना से ध्रुवस्वामिनी बच नहीं सकती। रामगुप्त से वह घृणा करती है, परंतु चंद्रगुप्त से उसे प्रेम है। कुमार की स्निग्ध, सरल और सुंदर मूर्ति देखकर वह प्रेम से पुलकित होती है। चंद्रगुप्त का स्मरण उसे आत्मविभोर बनाता है। अगला हेडिंग दीजिएगा, आदर्श प्रेमिका। सचमुच चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम में अनुरक्त ध्रुवस्वामिनी एक आदर्श प्रेमिका का रूप लेकर के सामने आती है। वह अपने संपूर्ण हृदय से चंद्रगुप्त को प्रेम करती है। आदर्श प्रेमिका के नाते वह चंद्रगुप्त के सुख दुख को अपना सुख दुख समझती है। वह नहीं चाहती कि चंद्रगुप्त पर किसी भी प्रकार का संकट आए। शक शिविर में जाते हुए ध्रुवस्वामिनी चंद्रगुप्त से कहती है, इन्वर्टेड कॉमा में, लौट जाओ, इस तुच्छ नारी जीवन के लिए इतने महान उत्सर्ग की आवश्यकता नहीं। चंद्रगुप्त को ही अपना सहायक पाकर ध्रुवस्वामिनी आत्महत्या के मार्ग को त्याग देती है। वह अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती। चंद्रगुप्त के प्रेम का संबल पाकर अब वह जीना चाहती है। जब चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी की मर्यादा की रक्षा के लिए शक शिविर में जाने को प्रस्तुत होता है, तो ध्रुवस्वामिनी भावावेश में उसे अपने आलिंगन में बद्ध कर लेती है। यह आलिंगन उसके लिए कितना मधुर, कितना आनंदपूर्ण है, स्वयं ध्रुवस्वामिनी के शब्दों में, इन्वर्टेड कॉमा में, कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन, कितने संतोष से भरा था। नियति ने अज्ञात भाव से मानो लू से थपी हुई वसुधा को क्षितिज के निर्जनस सायंकालीन शीतल आकाश में मिला दिया हो। जिस वायु विहीन प्रदेश में उखड़ी हुई सांसों पर बंधन हो और गला हो, वहां रहते रहते यह जीवन असह्य हो गया था। तो भी मरूंगी नहीं। संसार के कुछ दिन विधाता के विधान में अपने लिए सुरक्षित करा लूंगी। कुमार, तुमने वही किया जिसे मैं बचाती रही। तुम्हारे उपकार और वर्षा की और स्नेह की वर्षा की वजह से मैं भींगी जा रही हूँ। ओह, वक्ष स्थल में दो हृदय हैं क्या? जब अंतरंग हाँ कहना चाहता है, तब ऊपरी मन ना क्यों कहला देता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वास्तव में ध्रुवस्वामिनी हृदय से चंद्रगुप्त को ही प्रेम करती है, परंतु सामाजिक मर्यादा के कारण विवश होकर वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाती। क्षमा और दया की मूर्ति अगली हेडिंग है। एक नारी होने के नाते ध्रुवस्वामिनी क्षमा और दया की मूर्ति भी है। वह कोमा को शकराज का शव ले जाने की आज्ञा सहर्ष प्रदान करती है। यही नहीं, ध्रुवस्वामिनी एक वीर क्षत्राणी है जो शकराज के शिविर में जाने के लिए अविलंब प्रस्तुत हो जाती है। मृत्यु का उसे तनिक भी भय नहीं है। सभी विषम परिस्थितियों को वह अपने अनुकूल करना जानती है। उसकी बातों से नीतिज्ञता और बुद्धिमत्ता टपकती है। अगली हेडिंग है, व्यवहार कुशल और दूरदर्शिनी। ध्रुवस्वामिनी एक व्यवहार कुशल और दूरदर्शिनी नारी है। चंद्रगुप्त से प्रेम करती हुई भी वह अपने प्रेम को प्रकट नहीं करती है। पहले वह रामगुप्त के विलास की सहचरी नहीं बनती, परंतु जब वह देखती है कि परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं रही, रामगुप्त उसे शकराज को सौंपना चाहता है, तब वह रामगुप्त के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर देती है। अपनी रक्षा की उससे भीख मांगती है। अंत में जब वह देखती है कि उसकी मर्यादा की रक्षा न हो सकेगी, तब वह आत्महत्या के लिए प्रस्तुत होती है। पर चंद्रगुप्त को अपने सहायक के रूप में पाकर आत्महत्या के विचार को त्याग देती है। अपने प्रति चंद्रगुप्त के प्रेम को बढ़ावा देती रहती है। वह जानती है कि चंद्रगुप्त के सहायता से ही वह अपने मान सम्मान की रक्षा कर सकेगी। इसीलिए सदैव
चंद्रगुप्त के पक्ष का समर्थन करते हुए उसका साथ देती है। आगे चलकर जब शकराज का नाश हो जाता है तब वह अपने लिए सामंत कुमारों की पूर्ण सहानुभूति प्राप्त करती है। धर्म का नियामक पुरोहित भी उसका पक्ष लेता है। चंद्रगुप्त की पत्नी बनने पर तो परिषद उसकी जय जयकार भी करता है। निष्कर्ष। अंत में निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि नाटक की नायिका ध्रुवस्वामिनी का चरित्र बड़ा ही स्फूर्तिवान और प्रेरणादायक है। उसमें क्रांति की आग और साधना का प्रकाश है। बड़ी सहृदयता के साथ नाटककार ने इस चरित्र की विभिन्न भाव भंगिमाओं को सजाया और संवारा है। इसीलिए ध्रुवस्वामिनी का चरित्र अपने पाठकों की सहानुभूति को अपने साथ समेट लेता है। वह सचमुच भारतीय नारी की क्रांति बनकर आई। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास गबन की नायिका जालपा के लिए कहे गए डॉक्टर रामविलास शर्मा के ये शब्द ध्रुवस्वामिनी के लिए भी अक्षरशः सत्य हैं। वह जैसे भारत का उगता हुआ नारीत्व है, भविष्य के तूफानों की अग्र सूचना है, उसने वर्तमान की राह पर मजबूती से पांव रखा है और भविष्य की तरफ निशंक दृष्टि से देखा है। वह एक नई आग है जो संस्कृति के कागजी फूलों को भस्म कर देती है। वह सदियों की लांछना और अपमान को पहचानने वाली नई शूरता है जिसके आगे कोई बाधा नहीं ठहर सकती। ये था ध्रुवस्वामिनी का चरित्र चित्रण। आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक में इतिहास एवं कल्पना दोनों का समन्वय हुआ है। इस कथन की समीक्षा कीजिए। ये बहुत बार पूछा गया है। 2016 में पूछा गया है, 2014 में पूछा गया है, 17, 18 में और 19 में भी ये पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस कथन की समीक्षा करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।